एंड लेटर ऑन जो है हमारे लिए वो चीज आसान हो जाए. ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन एंड देन वी कैन स्टार्ट. ओके, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को? Yes, sir. Okay, so the tool which we are going to learn now, this is called EFA, where EFA stands for exploratory factor analysis. एक बहुत ही लेमैन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. Whenever we work in an organization or when we work in a particular department, there are at least 20 to 25 people. So there are 20 to 25 people who are working along with us. So is it necessary that हम इन 20 से 25 लोग जितने भी उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सभी लोगों से हमारी बने, उन सभी लोगों से हमारा एक कहते हैं ना एक पॉजिटिव एसोसिएशन हो? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा. ठीक है, होगा ये कि वेन एवर विल ज्वाइन अ डिपार्टमेंट एंड एज इंडिविजुअल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपका एक कोर ग्रुप बनता है. कोर ग्रुप मीन्स देर आर 5 पीपल और देर में बी 4 पीपल, 5 पीपल, 6 पीपल जिनके साथ आपकी प्रॉक्सिमिटी हाई है. और ऐसे ही बाकी लोगों के साथ भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है. तो मैं मोस्टली देखता हूं कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर आर 20 to 25 पीपल यू विल ऑलवेज फाइंड सब ग्रुप्स. आपको हमेशा वहां पे सब ग्रुप्स दिखेंगे. सब ग्रुप्स मतलब कोई 5 लोगों का एक ग्रुप है, कोई 4 लोगों का एक ग्रुप है, कोई 6 लोगों का एक ग्रुप है, कोई 3 लोगों का एक ग्रुप है, कोई 2 लोगों का भी एक ग्रुप है. ऐसे कर करके आपको मल्टीपल सब ग्रुप्स दिखेंगे इनटू अ डिपार्टमेंट और इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. अब सवाल ये उठता है कि लेट अस सपोज आप एज एन इंडिविजुअल आपकी किसी 4 लोगों से बनती है. ध्यान से समझेंगे. देयर आर 4 पीपल इन द डिपार्टमेंट, उनके साथ आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है. उनके साथ आप लंच भी करते हो, उनके साथ आप उठते बैठते हो, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हो, पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हो. तो इस तरह के ऐसे 4 लोग हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आपकी बनती है. अब आप मुझे ये बताओ कि जिन 4 लोगों से हमारी बनती है, एक सेकंड, जिन 4 लोगों से हमारी बनती है just wait for 1 second, there is some issue. Not respond. Just wait for 1 second, I'll just reconnect.
अब सुन पा रहे हैं मुझे? आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Pratiksha ma'am is saying, could you just recap the first session? I'll recap, ma'am. No issues. I'll recap in the end of second session. मैं first और second दोनों recap कर दूंगा. Okay. Let me just share my screen. There was some issue. मेरा system hang कर गया था. ओके, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? Yes, sir. हाँ जी सर. एक सेकंड. So we were talking about EFA. जहां पर मैंने आपको भी जस्ट बताया कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई एम कनेक्टेड टू 4 पीपल एंड वी हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप. हमने एक ग्रुप बना लिया है. सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल. अब आप खुद बताओ कि आप किसी के साथ भी ग्रुप बनाते हो तो कोई किसी के साथ ग्रुप क्यों बनाता होगा? अगर हमारी किसी 4 लोगों से बनती है तो क्यों बनती है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? Because we share something in common, so वी शेयर समथिंग इन कॉमन. yes, अब sir. यहाँ पर इन कॉमन को हम लेमैन लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं? हो सकता है वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, वी पूल इन द सेम कार, so that's why we have something in our common. We are in working in the same department, that is also one thing that is in common. We might be teaching the same subject, so there is a possibility that there is something, another thing which is common. We have same kind of lifestyle, we come from the same kind of background, we were from the same school. इस तरह के काफी reasons निकल सकते हैं. लेकिन जो अगर लॉजिक देखा जाए उसका, तो उसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट, वी शेयर समथिंग इन कॉमन, एंड सेकंड, एक लाइकेबिलिटी होती है टुवर्ड्स ईच अदर. हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिकिंग टू अ ग्रुप. हम तभी एक ग्रुप को बनाते हैं. अब आप खुद बताओ, एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि देयर मस्ट बी समथिंग इन कॉमन सो दैट द ग्रुप मस्ट एग्जिस्ट. अगर ग्रुप को एग्जिस्ट करना है, अगर कोई भी हम ग्रुप की बात करते हैं, अगर वो ग्रुप एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट के साथ वो सस्टेन भी करेगा, तो सस्टेन तब करेगा, या उसमें कहते हैं ना, उसका बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा जैसे जैसे आप में जो शेयर्ड इन कॉमन है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा. एग्रीड और नॉट? वरना होगा क्या, वो ग्रुप सस्टेन नहीं करेगा लंबे पीरियड के लिए. थोड़े टाइम तो ग्रुप सस्टेन करेगा, दो चार महीने, 1-2 महीने ग्रुप आपने बनाकर रखा, बाद में लोग इधर उधर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो आपस का बॉन्ड था, दैट बॉन्ड वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो बातें अभी मैं आपको आपके कंटेक्स्ट में समझा रहा हूं, बाद में सेम बातों को मैं आपको वेरिएबल के कंटेक्स्ट में समझा दूंगा. पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि ईएफए का बैकग्राउंड लॉजिक क्या है. तो हुआ क्या है यहां पर, अभी अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एक इंडिविजुअल मैं था, वैसे ही और 4 लोग थे. उन चारों लोगों 5 लोग जब एक डिपार्टमेंट के अंदर आए, तो उन 5 लोगों ने आपस में कुछ चीजें कॉमन देखी, और जब कॉमन देखी तो उनकी आपस में एक लाइकेबिलिटी बढ़ी, तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, और अब वो ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, वो ग्रुप सस्टेन कर रहा है. यहां तक क्लियर है? इज द पॉइंट इज क्लियर टिल नाउ, जो अभी हमने बात की? एनी डाउट टिल नाउ? इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है,
कि एक अच्छे ग्रुप में अगर आप खुद सोचो कि एक ग्रुप है जो अच्छा बॉन्ड होल्ड करता है, जिसमें 5 लोग हैं, ये ग्रुप है, उस ग्रुप में 5 लोग हैं, तो जैसे हमारा एक ग्रुप एग्जिस्ट करता होगा वैसे और भी तो ग्रुप एग्जिस्ट करते होंगे। यहां पर भी एक ग्रुप होगा, उसमें 3 लोग हैं, यहां पर भी एक ग्रुप है, उसमें भी 5 लोग हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विद इन अ डिपार्टमेंट और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बहुत सारे ग्रुप एग्जिस्ट करते होंगे, एंड ऑल दीज ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये जितने भी ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थोड़ी है, वो आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। बट ये वाला ग्रुप G1 और ये वाला ग्रुप G2 और ये वाला ग्रुप G3, ये सब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, ये अपना अपना सेल्फ सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, अपना अपना इनको पता है कि वो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। इस दिस पॉइंट इज क्लियर, जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसा हमारा एक ग्रुप है वैसे और भी ग्रुप एग्जिस्ट करते होंगे, एंड ऑल द ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। इज इट क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अब इसके बाद क्या होगा? अब आप खुद इमेजिन करो कि वन डे आपके जो 5 लोग थे और यहां पर एक और ग्रुप है, उसमें भी 4 लोग हैं, 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हो, आप देखते हो कि आपका एक ग्रुप मेंबर इस ग्रुप में चला गया। पहले ये 5 लोग इकट्ठे लंच करते थे, अब आप देख रहे हो ये वाला जो ग्रुप मेंबर है ये अपना टिफिन का बॉक्स लेकर के ये इधर 4 लोगों के साथ चला गया। हाउ यू विल फील एज दिस ग्रुप? हाँ जी, हाउ यू विल फील एज दिस ग्रुप? Maybe, sir, a little hesitant or reluctant initially, Reluctant in terms of? since you've joined a new group. नहीं, आप वो नहीं हो, आप तो यही हो इसी ग्रुप में। आपको कैसा फील हो रहा है? आपका एक मेंबर चला गया, That unity, that bond, maybe बुरा लगेगा? that you feel बुरा लगेगा. You will feel, हाँ, बुरा definitely. लगेगा, यू फील हर्टेड। यू हैव 5 मेंबर्स, एक मेंबर आपके ग्रुप से निकल गया, आप जानने की कोशिश करोगे कि भाई वो क्यों चला गया हमें छोड़कर। क्या ये जो दूसरा ग्रुप है ये इस मेंबर को एक्सेप्ट कर लेगा? जहां पर ऑलरेडी 4 लोग बॉन्ड बनाकर बैठे हैं, आप देख रहे थे कि एक मेंबर किसी और ग्रुप का मेंबर था, 5 लोगों का मेंबर था, आज वो वहां नहीं बैठकर वो हमारे साथ बैठा है, तो क्या दूसरा ग्रुप का मेंबर उसको एक्सेप्ट कर लेगा? दूसरा ग्रुप ले लेगा उसको अपने ग्रुप में? नहीं, no sir. No sir. Not initially, at least. अब यहीं पे तो आप धोखा खा गए ना। वो ले लेगा तब जब उसको लगेगा कि हमें कुछ फायदा हो सकता है। प्रैक्टिकली सोचे एज ए ह्यूमन बिहेवियर। अभी मैं फैक्टर एनालिसिस की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सामने वाले 4 लोग देखेंगे भाई 5वें मेंबर से हमें फायदा होगा, ये उधर की बात इधर कर देगा, हमें बता देगा वो ग्रुप क्यों स्ट्रांग है, उनकी बातें हमें बताएगा, हमारे किसी काम आएगा, तो वो 4 लोग आपको वेलकम करेंगे, कहेंगे हाँ यार बहुत बढ़िया, आ जाओ हमारे ग्रुप में, हमारा तो फायदा होगा। इनिशियली तो ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, आई बिलीव। हाँ, इनिशियली दोनों लोग ट्रैक कर रहे होंगे। जो नया पर्सन है वो भी आपके ग्रुप में जाने से पहले उसको हेजिटेंसी है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक ग्रुप छोड़कर आ रहा है। जो दूसरा ग्रुप है वो उसको लेने से पहले अभी 10 बार 15 बार ट्राई करेगा, उसके बाद ही उसको अपने ग्रुप का पार्ट बनाने की कोशिश करेगा। प्लस वो ये भी देखेगा कि उस पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर के आने से मेरे को कुछ फायदा होता है या नहीं होता। एज अ ग्रुप हमें कुछ फायदा होता है या नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचे, कई बार ऐसा होता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल एक ग्रुप का हिस्सा हूं, लेकिन मेरे दूसरे ग्रुप में किसी पर्टिकुलर पर्सन से तो बन सकती है ना।
मैं दूसरे ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन उस ग्रुप में किसी एक पर्सन से मेरी अच्छी दोस्ती है, तो हो सकता है ये पर्सन ही मुझे उधर ले जाए, इंट्रोड्यूस कराए, यार तुम इधर आ जाओ भाई, तुम्हारा इधर फायदा होगा। जो आपने अभी समझा है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। अगर आपको ये बात अभी समझ में आ गई है कि हाउ ग्रुप डायनेमिक्स वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर नेचर में फैक्टर एनालिसिस भी काम करता है। अब मैं आपको वेरिएबल और फैक्टर के कंटेक्स्ट में यही सेम बातें बताऊंगा। अगर ये एग्जाम्पल आपको अगर तक इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ ले। इज द एग्जाम्पल इज क्लियर? क्या आप समझ Ye- पाए कि मैंने क्या एग्जाम्पल दी? yes sir, it's clear. अब हम इसी को फैक्टर एनालिसिस के कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं। होता क्या है, फैक्टर करता क्या है, ये समझते हैं पहले। मान लीजिए एक दिन आप अपने क्लास में गए और आपने अपने स्टूडेंट से पूछा, डू यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल? स्टूडेंट्स ने कहा यस। आपका अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी? अब आप खुद सोचें कि इफ द क्लास हैज 60 स्टूडेंट्स and if let us suppose 50 also said yes, so 50 can give you at least 20 to 25 reasons why do they like you. They might say that you are kind enough, they might say that you have time for students, you have a good knowledge about the subject, you follow the punctuality of the class, you cover the syllabus well, you give us good marks. There could be n number of reasons why students can like a particular teacher. There could also be some foolish answers like this कि आप हमें सूट में अच्छे लगते हैं, आप इस शूज में हमें अच्छे लगते हैं, you look handsome to us. तो ऐसी भी काफी सारी चीजें हो सकती है। Apart from your teaching style, there could be another physical traits also which make people attract towards you. तो कहने का मतलब ये है कि we can find n number of reasons for anything. But if we are working on a data, अगर हम एक larger data set पे काम कर रहे हैं और हमें किसी चीज के रीजंस निकालने हैं, तो n नंबर ऑफ रीजंस मेरे काम नहीं आएंगे। वी नीड टू समराइज थिंग्स। हमें कहीं ना कहीं चीजों को समराइज करना है। सो व्हेन वी आर समराइजिंग समथिंग, सो इफ देयर आर 25 reasons, we need to summarize into 3 factors or maybe 4 factors, so that कि कोई अगर मुझसे पूछे कि सर आपको स्टूडेंट्स क्यों पसंद करते हैं, तो मैं उनको 25 रीजन नहीं बताऊंगा, मैं कोई 3 या 4 फैक्टर वाले ब्रॉड रीजंस बताऊंगा कि दैट इज द रीजन व्हाई स्टूडेंट लाइक मी। So that is what factor analysis do. Factor analysis reduces the data. So the core purpose, the single word for factor analysis, just like regression में हमने कहा था prediction is the core key. Similarly, in the EFA, the purpose is to reduce the data reduction. That is what the purpose of EFA is. Data reduction. And what we are reducing actually, we are reducing variables to factor. So we can have hundreds of variables when we can have 5 factors, maybe 6 factors, maybe 10 factors. So we'll try to reduce as much as possible, जिससे कि वेरिएबल्स का एसेंस भी खत्म ना हो और रिडक्शन भी हो जाए। Is this point is clear? The purpose of factor analysis is reduction of data. We reduces variable to factors. Is this 2 lines are clear? Yes, sir. So now what will happen? अब उस ग्रुप वाले एग्जाम्पल पे आते हैं।
So let us suppose I have 7 variables for something. So 7 variable might form 2 factors. Where variable 1, variable 3, variable 5 and variable 4 are in one variable, in one factor group, F1, and another could be V2, V5, V6 and V7. There could be another group which is factor 2. तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो what I'll say that 7 variable has been reduced to 2 factors. 7 variables have been reduced to 2 factors. तो फैक्टर के अंदर क्या आ गया? वेरिएबल्स. दिस इज द फैक्टर और फैक्टर के अंदर वेरिएबल. सिमिलरली पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था? दिस इज द ग्रुप और ग्रुप के अंदर कौन थे? इंडिविजुअल्स थे. आपके मेरे जैसे 5 लोग थे. तो यहां पर भी क्या हो रहा है? देयर इज अ फैक्टर एंड देयर आर वेरिएबल्स इनसाइड द फैक्टर. एंड व्हाई अ पर्टिकुलर फैक्टर हैज बीन फॉर्म्ड? इसका भी जवाब आपने ही मुझे दिया था. याद है आपने क्या कहा था? ये 5 लोग इकट्ठे क्यों हुए? बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन. तो सिमिलरली ये वेरिएबल्स जो है ये एक फैक्टर के अंदर क्यों गए? बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन विच इज कॉल्ड कोरिलेशन. तो जिन जिन वेरिएबल का कोरिलेशन एक जैसा था, पॉजिटिव था, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव था, उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और एक फैक्टर को जन्म दिया, एक ग्रुप बना लिया. एंड नाउ दे आर बॉन्डेड टुगेदर इन दैट फैक्टर. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? और वो पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसा आपका एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है वैसे और भी तो ग्रुप हो सकते हैं ना. सिमिलरली यहां पर भी आप देखो, मैंने कहा 7 वेरिएबल थे, 7 वेरिएबल से 2 फैक्टर बन रहे हैं. तो ये भी तो एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए ना. इनके वेरिएबल्स अलग है, इनके वेरिएबल्स अलग है. दे डजंट हैव एनीथिंग इन कॉमन. इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है. तो दे आर 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स. तो सिमिलरली फैक्टर्स हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, ग्रुप्स हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं. दे डोंट उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, जनरली नहीं होता. हो भी सकता है इन सर्टेन सिचुएशन, लेकिन जनरली उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता. दे आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ सस्टेनेबल एंड दैट इज व्हाई दे आर फैक्टर्स. इज इट गेटिंग कॉम्प्लेक्स और आपको समझ में आ रहा है? मैंने तो काफी सिंप्लीफाई कर दिया है. मतलब आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको बात समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा समझा सकता हूं, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है. आई कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दिस. क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या कोई पॉइंट में डाउट है? हाँ जी. इज इट क्लियर? Or you have any questions? तो एक बार दोबारा से जस्ट मैं आपको हल्का सा रिकैप मार देता हूं हम कर क्या रहे हैं. एनी क्वेश्चन? कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ जी सर, जैसे हमने चला. हाँ जी प्लीज. हाँ हाँ जी ये सर, जैसे आपने कहा काफी सारे फैक्टर्स इकट्ठे होकर दे आर फॉर्मिंग वन ग्रुप. सो इज दिस अ पॉसिबिलिटी दैट समटाइम्स ओनली वन फैक्टर रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड इज नॉट एबल टू जॉइन एनी अदर ग्रुप? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो. आपने बहुत सारी ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो अलग अलग थे बट आपने उनको कॉमनली यूज किया है. एक तो हमें ये समझना है कि वेरिएबल जो है वो फैक्टर बनाता है. पहला पॉइंट ये समझना है. एग्जैक्टली.
Yes. दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि जो वेरिएबल होते हैं वो इंटर कोरिलेटेड होते हैं, तभी वो एक फैक्टर के अंदर चले जाते हैं। Exactly right. ठीक है, But can there be a variable who doesn't fit in under any other category? यस This is what my question is. वो तो ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना, ऐसे काफी लोग होते हैं जो आइसोलेटेड घूम रहे होते हैं, वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। Okay. ये पॉसिबिलिटी तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती है। कोई एक वेरिएबल है, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानता है भाई, उसको कहता है हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, Okay, ना sir. हम किसी के So we दोस्त हैं, can. हम किसी के दुश्मन है, हम अकेले चाय पियेंगे, हम अकेले लंच करेंगे, हमें किसी से लेना देना नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी Okay. यहाँ पर भी बिल्कुल Okay, हो thank सकती you, है। sir. कोई भी वेरिएबल ऐसा हो सकता है जो किसी भी ग्रुप फैक्टर का पार्ट नहीं है। सर एक ग्रुप में कितने फैक्टर्स इज द आइडियल थिंग, मींस आर इज एनी मैक्सिमम लिमिट और minimum There is limit? no limit as such, but we try Yes. to create a balance of factors. Like balance in the sense ki, for example, if there are 10 variables, we'll try to create at least 3, 3, 4. Now this creates a balance. Or we can create 5, 5. This creates a balance. We can create 6, 4. This create a balance. But आप खुद सोचो, अगर किसी में 2 ही मेंबर है और किसी में 8 मेंबर है, तो कोई बैलेंस थोड़ी बन रहा है। तो जनरली जो फैक्टर एनालिसिस क्रिएट होता है वो बैलेंस के हिसाब से क्रिएट होता है And then कि we हमें have to इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिल जाए इन वन फैक्टर। yes. बट देयर इज नो लिमिट, कोई ऐसा लिमिट नहीं होता। लिमिट कुछ कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं एक फैक्टर के अंदर। Yes. And in the research, like it's better to have more number of factors group or minimize the factor groups. Minimize the factor group. Minimize That is the what the factor. objective. That is, मैंने Yes. आपको कहा भी, the objective is to reduce the number of variables. To reduce. So when you will Sure. press the variable, obviously you will get a little number of factors, and that is what Yes. we want. We want little number of factors. हमें कुछ ही Yes. factors चाहिए। Yes. Thank you. It's very clear. Yes. Thank you, sir. Thank you. Is it clear? Is the point is clear? Any doubt in this? No, it's clear, sir. अब 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि देर आर 7 वेरिएबल्स एंड देर आर 2 फैक्टर्स। In this variable we have v1, v3, v5. In this we have v2, v4, v6. But there is another variable, last variable, that is v7, जो इस ग्रुप में भी है और इस ग्रुप में भी है। ये वाला केस याद कीजिए, मैंने आपको कहा था एक ऐसा मेंबर है जो इस ग्रुप में था पहले और अब इस ग्रुप में जाना चाहता है, या इस ग्रुप में भी है और इस ग्रुप में भी है। सुबह का ब्रेकफास्ट इनके साथ, लंच इनके साथ। So there can be a possibility that 2 factors get overlapped because of this V7. The question here is it good or is it bad? Bad. Yes, very good. This is bad because we always expressed it and said also that factors need to be independent in nature. तो अगर फैक्टर ओवरलैप कर रहा है, रोटेशन सर, इसके लिए is- रोटेशन यूज करेंगे हम? रोटेशन तो करेंगे ही करेंगे, रोटेशन का तो यूज करके बिना काम बनेगा ही नहीं। बट रोटेशन को भी करते समय कोई वेरिएबल ऐसा हो सकता है जो 2 फैक्टर्स को कहीं ना कहीं शेयर करने पे मजबूर करा रहा है, जो एज अ रिसर्चर मेरे लिए अच्छा नहीं है। और वो अगर आप प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो भी अच्छा नहीं है। कोई एक मेंबर अगर दोनों ग्रुप का हिस्सा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इन दैट सिचुएशन अब V7 के पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन वो है कि वो अपना साइड चूज कर ले। एक ऑप्शन तो ये है कि वो साइड चूज कर ले, आइदर इट कैन बी इन फैक्टर 1 और आइदर इट कैन बी इन फैक्टर 2। ये एक पहला ऑप्शन है उसके पास। तो ऑब्वियसली अगर वो फैक्टर 1 में चला जाएगा तो दोनों फैक्टर्स अलग हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट दूसरा चॉइस क्या हो सकता है कि अब मान लो जो वेरिएबल 7 है
वो कह रहा है नहीं यार मैं तो दोनों ग्रुप में रहना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता किसी ग्रुप से। तो दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा आप बताओ? दोनों ग्रुप इकट्ठा उसको रख नहीं सकता, ये क्लियर है। सर उसको निकाल अब क्या कर सकते हैं? सकते हैं हम? सर दोनों ग्रुप्स को कंबाइन कर दें या उसको डिलीट कर दें? किसको डिलीट Yes, कर दे? sir. वेरिएबल को? यस सर। तो उसे इंडिपेंडेंट कर दें। Yes, sir. This लास्ट में होगा ये कि जब हम एक बार पूछ लेंगे भाई वेरिएबल 7 से, भाई तुम डिसाइड कर लो भाई तुम्हें किधर रहना है, वो कहता भाई मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो ग्रुप 1 कहेगा भाई मैं नहीं रखूंगा, ग्रुप 2 चाहे तो ले ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप 2 कहेगा भाई मैं भी नहीं लूंगा इसको क्योंकि इसका मन क्लियर नहीं है, इसको जाना किधर है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि जो V7 है, जो वेरिएबल 7 है, वो ना फैक्टर 1 में जाएगा ना वो फैक्टर 2 में जाएगा, वो बीच में ही खड़ा रह जाएगा। और ये होता है, ये बहुत बार होगा, आप देखना जब आप रन करोगे एनालिसिस तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे वेरिएबल है वो किसी भी फैक्टर में नहीं जा पाए। या तो उनको ग्रुप ने खुद निकाल के बाहर फेंक दिया या फिर उनका इंटरकोरिलेशन किसी भी साइड पर नहीं बन रहा था। इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज क्लियर नाउ? क्या बात समझ में आ गई हमें कि हम क्या कर रहे हैं? yes, sir. Yes, sir. मेरे को ना फैक्टर बुक से कभी पढ़ के समझ ही नहीं आया था, बहुत टाइम लग गया था वाइल रीडिंग डिफरेंट बुक्स कि जहां से मैं इस बात को समझ पाऊं। फाइनली मुझे इस कंसेप्ट से जब मैंने अपने आसपास लोगों को देखा, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सो मेनी ग्रुपिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स, अगर आप उनके नेचर को ध्यान से देखो तो उनकी फंक्शनैलिटी और एक ईएफए की फंक्शनैलिटी बिल्कुल एक जैसी काम करती है वहां पर भी। और ये जो आप शेयर्ड देख रहे हो ना, ये एक तरह का एरर है और जिसको हम क्यूमनैलिटी कहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एरर बिकॉज वी ऑलवेज वांट द फैक्टर्स टू बी इंडिपेंडेंट। अगर किसी वेरिएबल की वजह से हमें कुछ शेयर करना पड़ जा रहा है तो प्रॉब्लम होगी वो आगे चलकर, क्यूमनैलिटी खराब करता है हमारे डाटा को, जिसको हम क्रॉस लोडिंग भी कहते हैं। क्रॉस लोडिंग मतलब एक वेरिएबल है जो इधर भी लोड हो जा रहा है उधर भी लोड हो जा रहा है, अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर क्या इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर्स दो तरीके के होंगे, एक वो तो जो वैसे ही किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे थे और दूसरे जो ज्यादा ही कोरिलेट कर रहे थे, एक से ज्यादा के साथ कर रहे थे? नहीं, जो किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा वो फैक्टर नहीं बना सकता ना, वो तो एक इंडिविजुअल वेरिएबल ही रह जाएगा। फैक्टर एक ग्रुप Okay. है ना, तो ग्रुप बनाने के लिए लोग तो चाहिए होंगे ना। ओके आप अकेले कभी ग्रुप नहीं बना सकते ना, आप इंडिविजुअली स्ट्रांग हो सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई मैं एज अ वेरिएबल बड़ा स्ट्रांग हूं, लेकिन आप कभी ग्रुप ही नहीं बना सकते। ग्रुप के लिए तो 4 लोग चाहिए होंगे, कम से कम 2 तो चाहिए होंगे ना, 2 लोगों के बिना ग्रुप कैसे बनेगा? तो जो सर बिल्कुल इंडिविजुअल रह जाएंगे हम उनको ड्रॉप कर देंगे? वो खुद ही ड्रॉप हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद ही ग्रुप ड्रॉप नहीं हो जाते। चाहे कोई फैक्टर छोटा ही बन रहा है, पावरफुल नहीं है, लेकिन वो कहता है यार ये आने को तैयार नहीं है, इसको लेकर हम करेंगे क्या, रहने दो इसको, हम जितना है अपने में ही सेल्फ सस्टेनेबल है, मारो गोली। तो आप छोड़ देते हो वैसे लोगों को, वो लोग वैसे ही छूट जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। जो लोग यूनिटी को पावर की तरह देखते हैं वो तो एज अ वेरिएबल किसी ना किसी ग्रुप में घुस जाते हैं। जो लोग अपने आप को ही इतना पावरफुल समझते हैं कि उन्हें लगता है उन्हें किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है, तो वो हमेशा आइसोलेटेड ही पाए जाएंगे। आप देख सकते हो इसको, ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? Yes, sir, it's clear. वेरी गुड। अब इसमें भी कुछ टर्म्स यूज होते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है हमें, उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट। आई होप कि आपको थ्योरेटिकली बात समझ में आ गई है कि हम क्या करने वाले हैं। थ्योरेटिकली बस एक लाइन में 2 बातें, 2 लाइन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी वही 2 लाइन आपको याद रखनी है कि भाई हमें डाटा रिड्यूस करना है, और डाटा कैसे रिड्यूस होगा, जो वेरिएबल्स होंगे वो फैक्टर बना देंगे, काम खत्म। तो वेरिएबल हमेशा ज्यादा होंगे और फैक्टर हमेशा कम होंगे। वेरिएबल हमेशा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे जबकि फैक्टर्स हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। बस इतनी सी बात याद रखिए, बहुत काम आएगी।
अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि इज योर डाटा, ये क्वेश्चंस आप नोट कर ले प्लीज, फिट फॉर फैक्टर एनालिसिस। जो पहली चीज हमें चेक करनी होती है वो ये करनी होती है कि क्या मेरा जो डाटा है वो फैक्टर एनालिसिस के लिए फिट है भी या नहीं है, मतलब क्या वो एजम्पशंस को मेट करता है या नहीं करता। पहली चीज हम ये चेक करते हैं। दूसरी चीज जो हम चेक करते हैं वो होता है हाउ मेनी फैक्टर्स। कि जितने भी वेरिएबल आपने लिए उसके बेसिस पे कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का हमें आंसर करना होता है। दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल वेरिएंस। अब टोटल वेरिएंस का कंसेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं और बड़े लेमैन लैंग्वेज में एक देसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हम सब ने अपने घर में एक काम किया होगा कि हमने दूध से पनीर बनाया होगा। घर में बनाते हैं ना हम घर पे। हाँ जी, दूध से पनीर कैसे बनता है भाई, क्या प्रोसेस होता है? So by putting, giving it a boil and adding lemon or anything sour like curd. बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या आप मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या जितना दूध हम लेते हैं उतना ही पनीर बन जाता है? No, sir. नहीं बनता ना, Two parts are getting separated. One क्वांटिटी is काफी liquid कम part. होती है क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में है और दूसरा Solid. सॉलिड फॉर्म में है। तो यहां भी तो आप वेरिएबल से फैक्टर बना रहे हो, तो क्या पूरा बन जाएगा? क्या पूरा कन्वर्जन होगा? नहीं होगा ना, वो कभी भी पूरा कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो यहां पर भी आप देखोगे कि परसेंटेज टर्म्स में कभी भी 100% चीजें बाहर निकल कर नहीं आती। 80% आ सकती है, 70% आ सकती हैं, क्योंकि उसके 2-3 बड़े रीजन है जो आपने पहले भी लिस्ट डाउन किए थे। एक तो हर वेरिएबल फैक्टर में जाएगा ही नहीं, कुछ वेरिएबल्स को तो फैक्टर खुद ही निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं डाटा लॉस्ट भी तो हो रहा है ना। अगर हर वेरिएबल कंसिडर ही नहीं हुआ तो डाटा लॉस तो हुआ ना। तो जो टोटल वेरिएंस होता है वो बेसिकली पावर ऑफ फैक्टर बताता है कि हर फैक्टर का पावर कितना है, वो भी हमें चेक करना है। यहां पर हमें एक चीज और चेक करनी है, एक तो टोटल वेरिएंस चेक करेंगे और एक चेक करेंगे पावर ऑफ ईच फैक्टर। इज इट क्लियर? Yes, sir. It's clear. Then the next question is which variable on which factor? सिंपल, कौन सा वेरिएबल कौन से फैक्टर में गया ये भी तो देखना पड़ेगा, ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में जब फैक्टर बन ही गए हैं तो कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा, नेम ऑफ द फैक्टर। तो अगर हम इन 5 क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं तो हमारा फैक्टर एनालिसिस का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। और यही वो 5 चीजें हैं जो हमें अपने रिसर्च पेपर पे भी रिपोर्ट करनी होती है। आई रिपीट अगेन, माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी इज माय डाटा इज फिट फॉर फैक्टर एनालिसिस और नॉट। पहले आप चेक करोगे कि मेरा डाटा फिट भी है या नहीं है, उसके कुछ एजम्पशंस टेस्ट होते हैं वो हम पहले करेंगे। देन कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स। थर्ड थिंग, टोटल वेरिएंस कितना आ रहा है, हर फैक्टर का पावर कितना आ रहा है, मुझे वो भी चेक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें चेक करनी है दैट इज कॉल्ड कौन सा वेरिएबल कौन से फैक्टर पे गया। एंड द लास्ट इज नेम द फैक्टर। फैक्टर का नाम कुछ रखेंगे एंड द क्वेश्चन विल बी क्लोज्ड, द एनालिसिस विल बी क्लोज्ड। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। इज इट क्लियर? Yes, sir. It's clear. ओके,
तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिकली, और एक एक करके उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं. लेट्स डू इट. अगर थ्योरेटिकली प्लीज कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अभी पूछ ले, क्योंकि फिर बाद में हमें थ्योरीज में दोबारा नहीं आना, हमें यहीं पे इसको क्लियर करके आगे बढ़ना है. सर जो आपने टोटल वेरिएंस का कंसेप्ट अभी समझाया था वो आप हाँ, फिर से हाँ. एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? टोटल वेरिएंस बेसिकली ये बताता है कि जब भी वेरिएबल्स फैक्टर का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वो कभी भी 100% फॉर्मेशन नहीं होता. ठीक है, वो कुछ परसेंटेज फॉर्म में बनेगा कि कितना परसेंट बन रहा है टोटल. ठीक है, इट कैन बी 60%, 70%, क्योंकि डाटा लॉस्ट होता है बीच में. मैंने आपको बताया भी कि डाटा लॉस्ट क्यों होता है, क्योंकि हर वेरिएबल जो है वो फैक्टर फॉर्मेशन में जाता नहीं है. तो जब हर वेरिएबल फैक्टर फॉर्मेशन में जा ही नहीं रहा, तो देयर आर हाई चांसेस कि कहीं ना कहीं जो है डाटा लॉस हो रहा है. डाटा लॉस हो जाएगा. तो जब डाटा ही लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं, और उतना सा हम एरर लेवल लेकर चलते हैं कि उतना पॉसिबिलिटी हो सकती है. प्लस हमें ये भी पॉइंट समझना पड़ेगा कि क्या हर ग्रुप क्या इक्वली पावरफुल होता है क्या? ऐसा नहीं होता. कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो माइल्ड पावरफुल होते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही पावरफुल होते ही नहीं है, पावरलेस होते हैं बिल्कुल. तो सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होता है कि हर फैक्टर जो बनता है वो बन तो गया है, बट क्या हर फैक्टर इक्वली पावरफुल है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है. राइट सर, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले. ओके, तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. ओके, पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन को समझने के बाद विल मूव टू दिस प्रैक्टिकल पार्ट. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन. Okay, so are you able to see my screen? आप देख पा रहे हो? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है. सो देयर इज अ कंपनी जो बेसिकली कस्टमर के चेंजिंग एटीट्यूड को मेजर करना चाहती है, और उसके लिए उसने 25 लॉयल कस्टमर्स का डाटा लिया है ऑन अ क्वेश्चनर. इट्स अ 9 पॉइंट रेटिंग स्केल, और जो टोटल स्टेटमेंट्स लिए गए हैं वो 7 लिए गए हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल 7 स्टेटमेंट्स हैं. 7 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, आपको वेरिएबल भी पता चल जाएगा, साथ साथ में आप वेरिएबल नोट डाउन कर सकते हो. तो आप ये देखो, लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे सामने है उसमें कौन सा वेरिएबल स्टडी हो रहा है, जरा बताएंगे? Sir, sorry to interrupt. Please play the previous slide. या प्लीज ये वाला देखो आप.
Fine, sir. फाइन। अब आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखकर बताओ मुझे कि उसमें कौन सा वेरिएबल स्टडी हो रहा है। Price. The price. बस आप नोट डाउन करते जाओ। x1 में प्राइस है। नाउ लुक एट द सेकंड वेरिएबल। प्राइस कैसे क्लियर हो गया ना। फर्स्ट वेरिएबल आप पढ़ के देखो स्टेटमेंट क्या मेजर कर रहा है। प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर परचेजिंग। मतलब मैं किस चीज के बेसिस पे बाई करता हूँ, प्राइस के बेसिस पे। तो मैं कौन से वेरिएबल को स्टडी कर रहा हूँ x1 में, प्राइस को स्टडी कर रहा हूँ। आप सेकंड वाले को स्टडी करो। आप सेकंड वाले को देखो, उसमें देखो कौन सा वेरिएबल है जिसको मैं स्टडी करने वाला हूँ। Quality. Quality. बस नोट डाउन कर ले। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। x2 में क्वालिटी दिख रहा है। ओके, x3 में Competitors. कॉम्पिटिटर्स प्राइस। वेरी गुड, x3 में कॉम्पिटिटर्स प्राइस है। x4 में Durability. Durability. x4 में ड्यूरेबिलिटी है। वेरी गुड। तो x1 प्राइस, x2 क्वालिटी, x3 कॉम्पिटिटर प्राइस, x4 ड्यूरेबिलिटी। x5 Limited income. The income maybe. लिमिटेड इनकम, जिसको आप अफोर्डेबिलिटी भी कहते हैं। लिमिटेड इनकम भी आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप अफोर्डेबिलिटी लिख सकते हो, क्योंकि लिमिटेड इनकम का मतलब है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट x6 में The appearance. अपीयरेंस। वेरी गुड। x7 में Increase in price. by paying more if we can get good quality, why not go for it? क्या मेजर हो रहा है? Satisfaction. नो, नॉट Cus- सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का जिक्र ही नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं। Customer आप satisfaction. स्टेटमेंट को रीड करो तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी में आपको मिलेगा। जी जी। By paying अगर more, ज्यादा we पे can get करके The purchase more decision. purchase decision. Purchasing power. Maybe. परचेजिंग पावर। नो। The attitude. एटीट्यूड तो इन सारे स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। Sir, good quality. गुड क्वालिटी। और x2 में क्या मेजर कर रहे थे? Quality. 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 अब ये याद रखना, अभी जो नोट डाउन किया है ना इसको याद रखना। x2 में क्वालिटी था और x7 में गुड क्वालिटी। आपको मैंने पहले ही बताया था कोई वेरिएबल ऐसा हो सकता है जो जो दोनों में रिडंडेंट दिखे। Yes, yes. बस इस वेरिएबल को याद रखना, इन दोनों में से किसी एक ने हमारा काम खराब करना है। क्लियर है? समझ आ गया? क्वेश्चन इज क्लियर? Yes sir. Yes. sir. चलिए फिर प्रैक्टिकल पे चले। अब उसी क्वेश्चनेयर का डाटा ये सामने पड़ा है आपके। टोटल रेस्पोंडेंट 25 थे, तो 25 लोगों का डाटा है और ये सारे रेस्पॉन्सेज हैं x1 स्टेटमेंट पे, x2 पे, x3 पे, x4 पे, x5 पे, x6 से x7 पे। ये सबका रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप्स नोट डाउन करेंगे। I'll go to analyze. I'll go to dimension reduction. मैंने आपको कहा भी था पर्पस क्या है डायमेंशन रिडक्शन। I'll go to factor. I repeat again, analyze, dimension reduction, factor. अब वो पूछेगा कौन से वेरिएबल्स पे लगाना है। I'll choose all my variables और मैं उन सबको इधर डाल दूंगा। अब यहां पर मुझे कुछ कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देनी पड़ेंगी। जैसे आई विल गो टू डिस्क्रिप्टिव्स, और मैंने आपको याद है आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था कि हमारे लिए एजम्पशंस को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो एजम्पशन हमारे सामने होती है दैट इज कॉल्ड केएमओ एंड बार्लेट टेस्ट, जो ये बताएगा कि डाटा फैक्टर के लिए फिट है या नहीं है। तो उस चीज को चेक करने के लिए आई जस्ट क्लिक ऑन केएमओ एंड बार्लेट। I'll click on continue. Abstraction में जाएंगे। Abstraction में हमें कुछ ज्यादा चेंज चाहिए नहीं होता है। एक स्क्रीप प्लॉट हम चाहें तो ले सकते हैं। मेथड ऑलरेडी प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। आइगन वैल्यू ऑलरेडी हमारी 1 होती है। हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। आई क्लिक ऑन कंटिन्यू। रोटेशन इंपॉर्टेंट है।
अभी मैं रोटेशन का आपको एक बार कंसेप्ट समझाऊंगा, रोटेशन होता क्या है, ये आप मुझे याद करा देना बस। तो रोटेशन में मैं वेरी मैक्स डालूंगा। वेरी मैक्स में इसलिए डालता हूं क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बनाने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था आई एम इंटरेस्टेड इन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, तो आई विल चूज वेरी मैक्स। और क्या रह गया, और बस चूज कर लिया हमने जो करना था, अब ओके करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, डिस्क्रिप्टिव्स में जाके केएमओ बार्लेट, एब्स्ट्रैक्शन में जाके स्क्री प्लॉट, और रोटेशन में जाकर वेरी मैक्स। ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को भी टिक कर दो एंड देन मूव ऑन टू ओके। अब ये हमारे रिजल्ट्स आ गए। इसमें मैं साथ साथ में आपको बताता भी जाऊंगा मुझे कौन कौन से वेरिएबल, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज रिपोर्ट करने के लिए चाहिए होती है, वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और आप नोट डाउन कर लो प्लीज। स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है? स्टेप्स क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है जी। सबसे पहली वैल्यू पहले टेबल में आ रही है केएमओ की। जो केएमओ का टेस्ट होता है वो बेसिकली सैंपलिंग एडिक्वेसी बताता है। सैंपलिंग एडिक्वेसी का मतलब है कि जितना सैंपल आपने लिया है, इस क्वेश्चन में हमने कितना सैंपल लिया है? 25। तो वो 25 इनफ है या नहीं है, या हमें और ज्यादा चाहिए? तो उस चीज को चेक करता है केएमओ। और केएमओ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, एंड एनी वैल्यू अबव 0.7 इज अ गुड वैल्यू। So it ranges from स्टैंडर्डाइज 0 to 1। तो कभी भी अगर आप फैक्टर एनालिसिस लगा रहे हैं और आपकी वैल्यू कम आ जाए, मान लो 0.4 आ जाए, 0.5 आ जाए, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सैंपलिंग का इशू है। आप सैंपल का साइज बढ़ाओगे तो केएमओ अपने आप ठीक हो जाता है। प्लस एक पॉइंट और याद रखना कि हमेशा ना एक 1:5 का मिनिमम रेशियो बनाकर चलना, तो आप सेफ रहोगे। 1:5 का मतलब है कि अगर आपने 7 स्टेटमेंट्स ले रखी हैं तो कम से कम 35 का सैंपल साइज ले रखो। यहां पर भी सैंपल साइज थोड़ा कम है, मैं आपको सच बताऊं। एक अच्छा रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट तब आता जब कम से कम 35 का सैंपल साइज होता। और अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, मतलब एकदम मतलब कहते हैं ना कि परफेक्ट के चांसेस हमारे, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से हम एक्सट्रैक्शन कर पाए, तो 1:10 का गेम बना सकते हैं आप। ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने अभी बताया? Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम 1:5, मैक्सिमम 1:10। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ठीक आ रही है, 0.741 आ रही है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। बार्लेट टेस्ट क्या बताता है? बार्लेट टेस्ट ये बताता है कि देखो होगा ये, वो मेरा पेन कहाँ गया दूसरा वाला, एक मिनट। ओके, तो बार्लेट टेस्ट बेसिकली ये बताता है कि जब आप 7 वेरिएबल्स को ले रहे हो तो उनका इंटरकोरिलेशन तो निकलेगा ना, यस और नो? yes sir. उनका एक टेबल बनेगा ना, बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ Yes. जी जहां पर एक साइड पर x1 x2 x3 ऐसे लिखा होगा, इधर भी x1 x2 x3 ऐसे लिखा होगा, और उनका कोरिलेशन निकलेगा, निकलेगा ना? हाँ जी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है? ऐसा 1 कोरिलेशन क्या बताता है? अगर किसी 2 वेरिएबल में 1 कोरिलेशन आ जाए तो क्या मतलब हुआ?
Perfect. Perfect correlation. Perfect correlated. परफेक्ट कोरिलेशन कैसे हो सकता है किसी 5 3 7 वेरिएबल के बीच में? अगर ऐसा मैट्रिक्स बन जाए 1 1 1 1 1 1, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना। इसका मतलब तो ये है कि x1 में जो वेरिएबल है और x2 में जो वेरिएबल है उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो सब सेम है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए आप क्या क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. देयर कांट बी अ परफेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है लेकिन परफेक्ट थोड़ी हो जाएगा। तो बार्लेट एक्चुअली ये चेक करता है कि कहीं कोई परफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं बन जा रहा, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वो तो फिर फैक्टर कैसे बनेगा जब एक सारे एक ही हो गए? तो सेम हो गए ना। दे आर लाइक आइडेंटिकल्स, दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर आइडेंटिकल्स। तो अगर इसकी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट आ रही है, सिग्निफिकेंट मतलब 0.05 से कम आ रही है, तो हम क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई इशू नहीं है। मतलब वैल्यूज आइडेंटिकल नहीं होंगी, परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है कोई। पॉइंट क्लियर हो गया? Sir, could you please repeat the अगर नहीं क्लियर हुआ तो interpretation? हाँ जी दोबारा पूछ लें। सर, इंटरप्रिटेशन इसका एक बार और बता दीजिए प्लीज। इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है। अगर बार्लेट की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा। मतलब कोरिलेशन मैट्रिक्स में पॉजिटिव कोरिलेशंस होंगे लेकिन कोई ऐसा परफेक्ट कोरिलेशन वाला कोई गेम नहीं। थैंक यू, थैंक यू। क्लियर? ये हमारा पहले वाले 2 एजम्पशंस निकल आए। जो हमारे चाहिए था वो हमें पता चल गया। हमारा केएमओ भी ठीक आ रहा है, हमारा बार्लेट भी ठीक आ रहा है। आगे बढ़ो। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। पहला क्वेश्चन क्या था याद करो, जो आपने नोट डाउन किया था। जो Is पहला your क्वेश्चन data था, fit? Is your data fit for factor analysis? हाँ, इज योर डाटा फिट फॉर फैक्टर एनालिसिस, वो हमने निकाल लिया। और वो हमारा क्या निकल कर आ रहा है? यस द डाटा इज फिट बिकॉज केएमओ इज आल्सो गुड, बार्लेट इज आल्सो गुड। क्लियर है? अब जो अगली चीज हमें देखनी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वहां पे? How many factors? हाउ मेनी फैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं भाई हाउ मेनी फैक्टर्स निकल कर आए, चेक करते हैं। ये देखिए, ये टेबल आपको बताएगा हाउ मेनी फैक्टर्स। आइगन वैल्यू पे नजर डालिए, ये वाले सेक्शन में फर्स्ट वाले टेबल में जहां टोटल लिखा हुआ आ रहा है। लुक एट दिस, इनिशियल आइगन वैल्यूज और टोटल की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें कितनी वैल्यू है जो 1 से ऊपर है? देखिए जरा। Sir, 2. तो कितने फैक्टर बने? 2. 2। तो फैक्टर हमेशा जो है वो आइगन वैल्यू के ऊपर बनता है, और आइगन वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। जब मैं लगा रहा था फैक्टर एनालिसिस, वहां आपने देखा होगा डिफॉल्ट 1 आ रहा था। तो फैक्टर बनने के लिए आइगन वैल्यू अगर 1 से ऊपर निकलेगी तो फैक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं पहला फैक्टर बन रहा है 3.59 पे, अगला बन रहा है 2.2 पे। तो 2 फैक्टर मुझे यहां पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था वो मुझे मिल गया है। कितने फैक्टर बन रहे हैं? 2. 2। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस आ जाइए, ये देखिए यहां आ रहा है, इसी टेबल के लास्ट में आइए। ये देखो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। मैंने कहा था ना 100% तक कभी नहीं पहुंच पाता। पहले वाले का कितना आ रहा है? 51%। दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 31। ये टोटल आ रहा है, ये देखो 82। तो टोटल परसेंटेज कितना बना? 82 ही बना। और यहां पर आप देख सकते हो पावर भी निकल रही है। पावर ये देखो, पहले वाले फैक्टर का एक तो आइगन वैल्यू भी ज्यादा है और उसका क्यूमुलेटिव वेरिएंस भी ज्यादा है। ये देखो 51%, उसका पहला फैक्टर ज्यादा पावरफुल है, दूसरा वाला कम पावरफुल है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? सर ये वाला नहीं हुआ क्लियर। 2 फैक्टर बन रहे हैं, 2 फैक्टर में से एक फैक्टर जो है वो 51% तक वेरिएंस बता दे रहा है। मतलब टोटल डाटा अगर 100% था, 100% में से 51%
डाटा जो है वो एक ही फैक्टर में चला गया है, और दूसरा वाला 32% बना रहा है, 31% बना रहा है ऑलमोस्ट। तो टोटल जो निकल कर आ रहा है वो 82 निकल कर आ रहा है। कुछ डाटा लॉस हुआ है, लगभग 18% का डाटा लॉस नजर आ रहा है। अभी क्यों हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे पता चलता है। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि 100% में से 82% डाटा ही कन्वर्ट हुआ, वेरिएबल टू फैक्टर बनने में 18% डाटा लॉस हो गया। इज इट क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, आइगन वैल्यू और परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ग्राफ मैंने बनाया है, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ये स्क्री प्लॉट होता है ये वाला। ये बेसिकली हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। मतलब अगर टेबल से आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस ग्राफ से आप इजीली देख सकते हो। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, एल्बो शेप में बनता है। ये देखो एक एल्बो शेप बन रही है ना, हैंड का जैसे एल्बो शेप होता है। तो इसमें जो एल्बो के ऊपर वाले साइड पे पॉइंट्स होते हैं उतने ही फैक्टर्स बन रहे होते हैं, इसको इग्नोर करना होता है। ये नीचे वालों को, ऊपर देखो कितने पॉइंट बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। तो टोटल फैक्टर कितने बने? 2 फैक्टर्स। इट जस्ट हेल्प्स यू। कई बार आप पेपर में रिपोर्ट कर भी देते हो, कई बार नहीं भी करते, कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which variable is in or on comes under which factor? हाँ, comes under which factor। तो अब देखते हैं जरा। अब आप खुद देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी फैक्टर में जाने के लिए एक वेरिएबल के पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा इंटर कोरिलेशन। कहा था ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी तो वो ग्रुप बनाएगा, याद है? तो अब यहाँ देखो आपके 7 वेरिएबल इधर आ रहे हैं और ये आपके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं ऊपर। अब आप खुद देखो कौन सा वेरिएबल अच्छा कोरिलेशन दिखा रहा है। x1 देखो, x1 का कोरिलेशन कहां पे ज्यादा आ रहा है? आप खुद बताओगे मुझे, 1 मिनट। हाँ, आप खुद बताओ मुझे, x1 जो है वो फैक्टर 1 में अच्छा कोरिलेशन दिखा रहा है या फैक्टर 2 में दिखा रहा है? तो 1 में। Factor 1. चलो फिर डालो, चलो बनाओ फिर। ये रहा फैक्टर 1, ये मेरा फैक्टर 2 है। आप बताओ, x1 यहाँ चला गया। चलो अब अगला बताओ x2 कहाँ जा रहा है? ये मेरा फैक्टर 1 है, ये मेरा फैक्टर 2 है। x2 in factor 2. Factor 2. वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो x2 को यहाँ डाल देते हैं। अब x3 बताओ, वेयर द x3 Factor 1. Factor 1. 1, वेरी गुड। x4 कहाँ जा रहा है? Factor 2. 2. Factor 2. Factor 2. फैक्टर 2। x5 Factor 1. Factor 1. फैक्टर 1। x6 2 Factor सर। 1. 2. फैक्टर 2 और x7 जरा बताएं। 2 नेगेटिव में वैल्यू है 1. x7 की फैक्टर 1 में भी नेगेटिव में वैल्यू है, फैक्टर 2 में भी नेगेटिव में वैल्यू है। दिख रहा है? देख रहे हैं। अब याद कीजिए x2 x7 में कुछ कॉमन था, याद है? Yes. Yes. यस सर, क्वालिटी गुड x2 क्वालिटी। को तो फैक्टर 2 ने ले लिया अंदर, लेकिन x7 को 1 ने भी धक्का मार दिया है, फैक्टर 2 ने भी धक्का मार दिया है। और ये कारण जो आपका 18% डाटा लॉस हुआ है। अगर x7 किसी एक साइड पे लोड हो जाता तो आपकी परसेंटेज 90 के आसपास पहुंच जाती। लेकिन चूंकि x7 को दोनों ही ग्रुप से निकाल दिया गया है, दोनों ग्रुप में कहीं ना कहीं x1 के साथ तो वो निगेटिवली कोरिलेटेड है, तो वहां तो वो जा ही नहीं सकता। दोनों साइड पे निगेटिवली कोरिलेटेड, और बहुत x1 में तो फैक्टर 1 पे तो हाईली निगेटिव कोरिलेटेड, उनसे तो बिल्कुल ही नहीं बनती इसकी।
क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब मेरे कितने Yes, sir. फैक्टर्स बने? देयर आर टू फैक्टर्स, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, in which x1, x3, x5 are the members of factor 1, x2, x4 and x6 are the member of factor 2. Is it clear till now? Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन क्या था? Name of the factor. तो बस नाम रखते हैं। अब चलिए जरा पढ़िए x1, x3 और x5, जरा इन वेरिएबल्स के नाम पढ़िए। x1 पे तो प्राइस था मेरे ख्याल से, x1 पे प्राइस था, x3 पे क्या था? The competitor's price. और x ये लास्ट वाले पे X5 was affordability. तो आप देखो, अगर ध्यान से देखो, ये तीनों ही प्राइस से जुड़े हुए ही लग रहे हैं। फर्स्ट वाला भी प्राइस है, दूसरा वाला कॉम्पिटिटर प्राइस है, तीसरा वाला एफोर्डेबिलिटी है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो फैक्टर 1 के लोग हैं, ये जो फैक्टर 1 यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ऐसे कस्टमर का ग्रुप है जिसके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। ये जब भी प्रोडक्ट खरीदने जाएगा तो ये प्राइस कॉन्शियस दिखता है, तो आप इनका प्राइस कॉन्शियस नाम रख सकते हो, इकोनॉमिक शॉपर नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। नाम रखने में कोई, जिनके साथ ट्रेड्स मैच करते हो वो नाम आप रख सकते हो। अब x2 का आप रखो, फैक्टर 2 का आप रख के बताओ मुझे। इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं? x2 क्या था? x2 क्वालिटी था। x4 x6 क्या है? The fourth is durability. Durability and appearance. ड्यूरेबिलिटी और Sixth is अपीयरेंस। appearance. ये कैसा कस्टमर है? ये कैसा कस्टमर दिख रहा है आपको? क्वालिटी, समथिंग रिलेटेड टू क्वालिटी सर। हम ये एक बात तो क्लियर है ना, इसके लिए प्राइस इतना मैटर नहीं करता। Yes, sir. हियर दे आर मोर कॉन्शियस तो अबाउट क्या मैटर क्वालिटी। करता है? The value मोर of product. कॉन्शियस अबाउट Value. क्वालिटी कॉन्शियस, वैल्यू कॉन्शियस भी हो सकता है। वैसे वैल्यू जो होता है प्राइस ड्रिवन होती है, इसलिए वैल्यू नाम नहीं आएगा। So product's value. ठीक है, okay. हाँ, आप क्वालिटी कॉन्शियस बना सकते हो उनको। हाँ जी sir. अब अगर उस कंपनी से कोई पूछेगा कि भाई आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोगों का एटीट्यूड कैसा है, तो आप 7 वेरिएबल के नाम थोड़ी बताओगे। आप कहोगे भाई हमारे मार्केट में 2 ही तरह के कस्टमर हैं। वन सेट ऑफ कस्टमर आर प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, अनदर सेट ऑफ कस्टमर इज क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर। कहानी खत्म। अब इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। एनी डाउट इन दिस? तो मैंने अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। अब हमें क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी होती है वो भी बता देता हूं। आपको रिपोर्ट करनी होती है केएमओ की वैल्यू, बार्लेट की वैल्यू, टोटल परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कितना निकल कर आ रहा है वो बताना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल कर आ रहे होते हैं वो बताना होता है। आप चाहो तो आइगन वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हो, वैसे ये क्लियर ही होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हमें पता ही होता है कि आइगन वैल्यू क्या है, तो इस कारण से वो आप रिपोर्ट करना चाहो तो कर भी सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है, जो इंटर कोरिलेशन वैल्यूज होती हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर लोडिंग्स। तो दीज फैक्टर लोडिंग्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड। और कल को जब हम एमॉस में जाएंगे आप देखोगे यही फैक्टर लोडिंग्स बहुत चीजें बताती हैं हमें, क्योंकि ये फैक्टर लोडिंग्स निकलती हैं वहां पर भी, और तभी हमने आज इसको पढ़ा है। क्योंकि जैसे आज हमने ईएफए किया है वैसे ही हम आने वाले टाइम में सीएफए भी करेंगे, जो इससे एक लेवल ऊपर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को हम समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं आवर 7 वेरिएबल हैव बीन रिड्यूस्ड टू 2 फैक्टर्स। हमारे जो 7 वेरिएबल्स थे वो रिड्यूस होकर 2 फैक्टर बन गए। एक फैक्टर में 3 वेरिएबल है, दूसरे में भी 3 है, और एक वेरिएबल जो है वो दोनों में से कहीं भी लोड नहीं हो पाया। ये तो एक्सक्लूजन का केस था ना। कई बार आप देखोगे ऐसा भी होता है कि x1 यहां भी लोड हो जाता है और यहां भी लोड हो जाता है।
तब और प्रॉब्लम हो जाती है। तब आप क्या करोगे वैसे अगर वो दोनों जगह लोड हो गया? हाँ जी, आप क्या कर सकते हो अगर वो दोनों जगह लोड हो गया, मान लीजिए पहले वाले पे उसका कोरिलेशन 0.623 आ रहा है, दूसरे वाले पे उसका कोरिलेशन 0.721 आ रहा है, तो दोनों जगह पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है और दोनों जगह लोड हो गया, आप क्या करोगे? और आपकी जो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस आ रही है वो 83% आ रही है, 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं, अब आप क्या करोगे? So based on literature, we can see where it fits, under what factor it fits more. So we can include it under that. That is one way of doing it कि as from the literature side you can check कि उसको ideally होना कहाँ पे चाहिए, तो वो एक तरीका होता है, but statistically हम दो काम कर सकते हैं। We can take Statistically में this सबसे पहला 0.72, yeah, हाँ, आप ये देख सकते हो कि हायर कोरिलेशन कहाँ पर आ रहा है, higher, yes. हायर साइड कहाँ पर आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। प्लस मैं एक काम और करता हूँ, मैं सबसे पहले ना x1 को एक बारी के लिए रिमूव कर देता हूँ, जो मैं Delete, करता हूँ मैं वो yes, बता रहा हूँ आपको। yes, yes. आप एक बार x1 को रिमूव करके देखो कि परसेंटेज ऑफ वेरिएंस में क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लो ये 83 से ड्रॉप होकर के 80% आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब x7 का कंट्रीब्यूशन तो कुछ खास नहीं है, 2-3% का ही है, तो दोनों जगह उसको क्रॉस लोडिंग में लेने से अच्छा है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए। और अगर वो ऐसा कोई वेरिएबल है जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रॉप नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं हायर कोरिलेशन देखकर उस साइड पे उसको डालना पसंद करूंगा। एंड लिटरेचर भी थोड़ा देख लेंगे कि भाई लिटरेचर क्या कहता है। अब अगर कोई फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि हमने मॉर्निंग सेशन में भी ट्राइड कवर्ड रिग्रेशन एंड नाउ वी हैव कवर्ड फैक्टर एनालिसिस थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। फिर मैं दोनों को समराइज कर दूंगा एक बार आपके लिए। सर प्लीज रिपीट कर दो, अगर वो जैसे आप अभी बता रहे थे वन फैक्टर गेट्स लोडेड इन बोथ ऑफ देम, तो हम उसका क्या 83% इज द वेरिएंस? तो आई कैन रिमूव इट फर्स्ट, मैं पहले उसको रिमूव करके देखूंगा कि व्हाट चेंज इट ब्रिंग्स टू वेरिएंस, वेरिएंस में कितना लॉस हो रहा है। अगर वेरिएंस का लॉस कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं x7 को रिमूव करना पसंद करूंगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड इफ द x7 इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लग रहा है कि उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, सो इन दैट सिचुएशन मैं उसको वहां इंक्लूड करूंगा जहां मेरी कोरिलेशन हाई आ रही है। ओके सर, बट ये हमें उसे रिमूव करके ही चेक करना पड़ेगा? हाँ, ये करके देखना पड़ेगा और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये कई बार काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये मैं आपको बता दूं। ये बड़ा कंसर्न हो जाता है। क्रॉस लोडिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एविल ऑफ ईएफए। और एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, जब अगर क्रॉस लोडिंग आती है ना तो फिर मॉडल रन नहीं होता, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर x7 क्रॉस लोड होगा ना तो एमओस पे रन नहीं करेगा। तो क्रॉस लोडिंग जो है ना हमारे लिए ठीक करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। और इसी वजह से हम ईएफए पहले रन करके देखते हैं। सर ये जो x7 नेगेटिवली कोरिलेटेड आया था, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है? ये ऑटोमेटिकली आप रिमूव कर दोगे ना, इन राइट अप आप लिखोगे तो बता दोगे कि भाई x7 जो है वो रिमूव हो गया, इट हैज नॉट लोडेड ऑन एनी ऑफ द वेरिएबल्स। माइनस का मतलब ही ये हुआ कि इट हैज नॉट बीन लोडेड ऑन। आप चाहो तो इसको वैसे ऑटोमेटिकली हटा भी सकते हो, ये देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसको ऑटोमेटिक हटाने का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। इफ यू गो टू एनालाइज, एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू। अब यहाँ पर इसमें जाओगे ना फैक्टर में, यहाँ पे थे डायमेंशन रिडक्शन, ये फैक्टर में आप जाओगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ऑप्शंस में जाके यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय साइज और सप्रेस ऑल दी वैल्यूज विच आर लेस देन 0.05, 0.5 कर दो आप, सॉर्ट भी कर दो और सप्रेस कर दो। अब जब आप दोबारा रन करोगे और आप रोटेटेड में जाओगे, ये देखो उसने ऑटोमेटिकली x7 को हटा दिया है। या x7 को यहाँ शो कर रहा है वो नेगेटिव में, क्योंकि वो 0.5 की वैल्यू है, नेगेटिव को वो हटा नहीं सकता, तो इसी कारण से वो एक साइड पे उसने उसको लोड कर दिया। बट हमें रिमूव तो करना ही पड़ेगा इसको, बट इस साइड से हट गया है वो, देखो आप।
थैंक यू। और इस तरह से अगर आप आउटपुट को निकालते हो ना, तो ये मतलब सॉर्ट करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि x1 x5 x3 और x7 एक में है, और दूसरा x6 x4 और x2 वो एक में। तो मैं अक्सर सॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्ट भी कर देता हूँ, सप्रेस भी कर देता हूँ। सप्रेस करने का एक लॉजिक भी है ना, कि अगर कोरिलेशन 0.5 से नीचे चली गई तो इसका मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन तो होगा ही नहीं। तो जब पॉजिटिव कोरिलेशन ही नहीं होगा, वैसे वेरिएबल्स को सप्रेस करने में ही फायदा है। सो इज इट क्लियर? समझ आ गया? Yes, sir. Sir, can you please repeat what all needs to be reported? KMO, Yes, sir. KMO, Bartlett, eigen values if you want to report number of factors के लिए, total number of variance, total variance explained, ये तो पक्का बताना पड़ेगा कितना वेरिएंस आ रहा है। इसके अलावा ये जो अभी मैंने आपको दिखाया फैक्टर लोडिंग्स, ये है मेन, ये चीज बतानी पड़ेगी कि कौन सा वेरिएबल कौन से फैक्टर पे लोड हो रहा है, उसकी लोडिंग क्या आ रही है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन, कंसर्न? क्लियर हो गया? समझ आ गया? यस सर। ओके, लेट मी जस्ट समराइज बोथ द सेक्शंस। मैं दोनों सेक्शंस को एक बार समराइज कर देता हूं सो दैट कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। सो इन द रिग्रेशन पार्ट द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिडिक्ट समथिंग। हम प्रिडिक्शन के लिए करते हैं उसको, और प्रिडिक्शन का मेन पर्पस यही होता है दैट कि वो किसी भी x वेरिएबल के हिसाब से y वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर एक्यूरेसी लेवल, जिसको हम आर स्क्वायर से निकालते हैं। उसका हायर लिमिट लोअर लिमिट दोनों मिल जाता है हमें। इसके अलावा हमारे पास r की वैल्यू होती है जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताती है कि x रिलेटेड है या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इक्वेशन की वैल्यूज चाहिए होती हैं जो हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है लास्ट वाले टेबल से, कोफिशिएंट वाले टेबल से। तो जब वो हमें वैल्यूज मिल जाती है, आप उसको पुट करके अपने इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, और उसमें a और b की दोनों की वैल्यू मिल जाती है। साथ में आप SIG की वैल्यूज देख लेते हो कि वो सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए रिग्रेशन में इंपॉर्टेंट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ EFA हमारा जो कोर पर्पस होता है वो होता है डाटा रिडक्शन, और हम यहाँ पर मेन काम ये करते हैं कि वेरिएबल्स को रिड्यूस करके फैक्टर्स का फॉर्मेशन देते हैं। जैसे जो एग्जांपल अभी हमने लिया था, वहां पे हमने 7 वेरिएबल्स लिए थे और उससे हमने 2 फैक्टर्स बनाए। अब हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो फैक्टर्स बने हैं उसकी पावर क्या है, उसका टोटल वेरिएंस क्या है, उसकी पावर क्या है, और उसी तरह से दूसरे फैक्टर का भी क्या है, और जो वेरिएबल्स इसमें लोड हो रहे हैं उनका इंटर कोरिलेशन कैसा आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके हम फैक्टर एनालिसिस को लगाते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही टूल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिफोर वी गेट इनटू द एमओएस पार्ट, बिकॉज व्हाट विल हैपन, आप कल देखोगे जब हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे मॉडल्स की तरफ बढ़ेंगे, मॉडल बनाएंगे, मॉडल रन करेंगे, आप देखोगे कि वो इन सभी वैल्यूज को निकालता है। वो आपको रिग्रेशन के वेट्स भी निकालता है, आपको एस्टिमेट्स भी निकाल के देता है, फैक्टर स्कोर्स भी निकाल के देता है, फैक्टर लोडिंग्स भी निकाल के देता है। तो वो सभी वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ समझ कर रखा है हमने, तो हम वहां पर हमारे लिए निकालना और लगाना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली मेरी साइड से तो मैंने आपको सारा समझा दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।